अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 से 2 महीने में मैंने एंडोमेट्रियोसिस के मसले पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। मैंने एंडोमेट्रियोसिस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की और फिर हमने एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि क्या क्या तरीके हैं जिससे एंडोमेट्रियोसिस की ख़वातीन प्रेग्नेंट हो सकती हैं और एंडोमेट्रियोसिस के किन पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत पड़ती है। एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज़ की ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसमें आज हम एक सेशन करेंगे एक पेशेंट के साथ जो कि खुद ना सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट थी बल्कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उनको क्या क्या तकालीफ का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से उनके लिए क्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या मसले मसाइल हुए और उनको फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सर्जरी भी करानी पड़ी और इवेंचुअली उनको ट्रीटमेंट के लिए प्रेगनेंसी के लिए IVF की ज़रूरत भी पड़ी। इस डिटेल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी असमत के साथ। ये हमारे साथ आज मौजूद है हमारे क्लिनिक में। असमत ज़हरा इनका नाम है और ये बाय प्रोफेशन एक स्टाफ नर्स हैं और चूँकि ये इनका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से है तो ये हमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगी अपने मसले के बारे में और उसके बाद फिर इनका कैसा जर्नी रहा, इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असमत, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असमत, मैं तो आपको कुछ अरसे से जानती हूँ लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जैसी और जो ख़वातीन माशरे में एंडोमेट्रियोसिस से स्ट्रगल करती हैं और बेऔलादी से सफ़र करती हैं और फिर वो जिन मुश्किलात से अपनी लाइफ में गुजरती हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आमतौर पे ख़वातीन इन बातों के बारे में डिस्कस करने में बहुत हिचकिचाती हैं। आप जैसे मेरा ख्याल है कोई बहुत मल्टीपल पेशेंट्स होंगे जो हमने ट्रीट किए होंगे और मेजॉरिटी ख़वातीन इसके बारे में बात करने से बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हैं, हस्बैंड उनके अलाउ नहीं करते या वो बस वो कंफर्टेबल नहीं फील करती क्योंकि पता नहीं ये ऐसा शायद मसला है, कुछ ख़वातीन इसमें बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हैं कि इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ऐसा ही। तो आप अपने बारे में थोड़ा मुझे बताना शुरू करें कि आपकी शादी किस सन में हुई, कब आपको एंडोमेट्रियोसिस का पता चला और बल्कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आप मुझे बताई थी कि पेन भी आपको होती थी और कोई सुनता नहीं था। तो हम ज़रा थोड़ा सा शुरू से आपके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। ऐसा है कि जब मैं मतलब ब्लोगत में पहुंची, मतलब प्यूबर्टी में, मैं ब्लोगत में कुछ कोशिश करूंगी कि अपनी वर्डिंग जो है थोड़ी आसान रखूं जी, सबको समझ आ सके। जब मुझे फर्स्ट टाइम मेंसेस आए तो उसमें मुझे दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो हर माह दर्द होना, वालदा को पता चलना, वालदा इस चीज़ को देखती थी और यही एक बात, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, टोने टोटके होने, मेडिसिन होनी, लेकिन ये कि वो दर्द किसी सूरत भी जो है वो ठीक होने का नाम नहीं लेता था। और उन्होंने कभी चेक भी नहीं किसी को करवाया इस चीज़ को लेके कि मतलब इतनी ज़्यादा शदीद दर्द है। सम टाइम ये हुआ है कि मैं वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई हूँ, कमरों में बेहोश होकर गिर गई हूँ, फेंट हो गई हूँ, ड्यूटी पे फेंट हो गई हूँ, लेकिन ये कभी किसी ने इस चीज़ को देखा ही नहीं। मैंने खुद भी नहीं देखा कभी कि आया कि ये पेन क्यों हो रही है। वो एक माँ ने जो है शुरू से एक बात बताई हुई थी कि नहीं जी ये एक दर्द होती है, ये ठीक हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने शादी के बाद भी अमूमन बड़ी ख़वातीन कहती हैं ये शादी के बाद ठीक हो जाएगी, ऐसे था। तो 2000 तकरीबन 12 में मुझे इसी तरह पेन हुई बहुत ज़्यादा, मेरे चेहरे पे एकदम से दाने आना शुरू हो गए। तो मैंने जब चेक करवाया, मैं जैसे मैं बताया कि मैं हॉस्पिटल में जॉब भी करती थी, तो मैंने जब चेक करवाया तो पता चला पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी थी और साथ एंडोमेट्रियोसिस भी था। उसको लेके ट्रीटमेंट चलता रहा, डायनाजोल वगैरह वो मुझे देते थे। डायनाजोल से 3-3 माह 4-4 माह मेरे पीरियड स्टॉप कर देने, तो वो सब चलता रहा, लेकिन कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट जो था ना वो नहीं हो सका। तब मैं अनमैरिड थी। तकरीबन 2015 में मेरी शादी हुई। शादी के फौरन बाद ही मेरी जो लेफ्ट साइड की सिस्ट थी, दोनों साइड पे थी, लेकिन एक लेफ्ट साइड की सिस्ट जो है ना वो रप्चर कर गई। ठीक है। वो रप्चर जब की तो उसके साथ में एक्यूट एब्डोमेन में चले गई। वो पेट मेरा फूल गया, बेहोश में हो गई, मेरे ब्लड काउंट्स काफी ऊपर चले गए। मतलब वो एक शॉक की कंडीशन थी जिसमें से बड़ी मुश्किल से बचाया गया मुझे। और मेरा ओपन एब्डोमेन मेरी लेप्रोटमी कर दिया। यानी कि आम अल्फाज में कहा जाए तो लेप्रोटमी मतलब बड़ा ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन सिजेरियन होता है जी जी, उसका करके फिर असमत ने बड़ा ऑपरेशन करवाया और उसमें आपकी चॉकलेट सिस्ट रिमूव की। चॉकलेट सिस्ट रिमूव की उन्होंने, फिर उसके टेस्ट वगैरह करवाए कि सीए वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सीए नहीं था, यानी कि कैंसर वगैरह की शिकायत तो नहीं है, कुछ भी नहीं था। और उसमें चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस प्रॉपर बन गया। क्योंकि ये बात भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि चॉकलेट सिस्ट का डायग्नोसिस तभी होता है जब सर्जरी में आप चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करें और उसकी जो सिस्ट की वॉल होती है उसको बायोप्सी के लिए भेजें
है और उसमें चॉकलेट सिस्ट आती है तो उसके ऊपर होता है कि इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, वरना अल्ट्रासाउंड पे एक अंदाजा होता है कि शायद इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी सर्जरी हुई और उसके बाद जब मेरी सर्जरी हुई, दूसरा ये था कि पहली बात तो ये थी कि जब शादी हुई, शादी के बाद औलाद नहीं हो सकी। ठीक है। अब जैसा कि सब लोग कहते हैं कि फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, बस ये कि वो कहते कहते डॉक्टर्स चेंज करते करते हर एक ने जो है वो मतलब मुझे प्रेगनेंसी करने के लिए मेडिसिन देना फर्ज था उनके ऊपर, वो हर डॉक्टर ने देनी थी। ठीक है। वो जहाँ पे भी जाती थी, कोई मुझे क्लोमिड दे देता था, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की इंजेक्शन वगैरह दे देते थे, वो देते गए और मैं उससे अंडेदानियां मजीद कमजोर होती है, उससे अंडेदानियां मजीद कमजोर होती गई। हालांकि मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स देखती थी बगैर लेजरा लिए, बगैर क्लोमिफिन भी लिए, एक्सरसाइज बहुत अच्छा था, ठीक बात, बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि अस्मत एक स्टाफ नर्स है तो ये एक सिस्टम, इस सिस्टम को किसी हद तक समझती थी और इन्होंने चेक कराया था कि मेडिसिन के बावजूद भी इनका अंडा ठीक बनता था, लेकिन फिर भी जैसे कि आम डॉक्टर्स की रूटीन होती है, हर डॉक्टर इनको अंडा बनाने के लिए यानी कि फॉलिकल्स बनाने के लिए क्लोमोफिन और लेट्रोजोल डिफरेंट नामों से लिखता रहा। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, जब आपकी सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने आपको बताया कि अंदर से आपके बच्चेदानी और खुराकी नाली और मसाना सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसको मेडिकली हम लोग फ्रोजन पेल्विस कहते हैं। जी, फ्रोजन पेल्विस था मेरा। जिस वक्त मेरी ये लेप्रोटमी हुई, डॉक्टर सेड के मतलब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लेप्रोटमी की है, जो कि 6 घंटे चली थी। ठीक है, 6 घंटे वो लेप्रोटमी चली और उसके बाद उन्होंने बताया मेरी गट, मेरा जो जितना भी वो सारा अंदर पेट है जुड़ा हुआ था, टोटल जो है वो सारा जुड़ चुका है, मतलब ऐसे गुच्छा बना हुआ है हर चीज का। ठीक है, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा ये मुश्किल तरीन लेप्रोटमी थी। उन्होंने ये भी बता दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि मतलब आप नॉर्मली माँ नहीं बन सकती हैं। ठीक है। उसकी वजह से अस्मत आपकी फिर मैरिटल लाइफ में क्या मुश्किलात पेश आई? ऑब्वियसली जो एक हर औरत की होती है, हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटी में एक मर्द शादी करता बच्चों के लिए है, बिल्कुल ऐसे। औरत शादी करती है, बच्चे पैदा करती है अपने पाँव मजबूत करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जब वो नहीं हो पाते हैं तो ऑब्वियसली ना मर्द उसको जो है वो ऑन कर पाता है, ना उसको वो मुकाम, वो इज्जत, वो टाइम, वो चीजें दे पाता है जो उसका हक बनती हैं। सो ये जो मेरी पहली शादी थी वो तकरीबन 4 साल चली और वो इंतहाई अजियतनाक मेरे लिए वो पीरियड था। अच्छा। जिसमें कि हर तरह से ज़हनी, जिस्मानी, हर तरह का मैंने टॉर्चर बर्दाश्त किया। फिर मैंने एट द एंड मैंने जब मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि मतलब आपकी दोबारा से जो है सिस्ट बन गई है, 2019 की बात है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप रीलेप्रोटमी करना, क्योंकि इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी। तो मैंने फिर उनसे खुला भी ले ली, कुछ हमारे अपने बड़े इश्यूज थे, हमारी शादी मजीद नहीं चल सकती थी, मैंने खुला ले ली। सेकंड मैरिज मेरी हुई। सेकंड मैरिज के बाद मेरे तकरीबन 3 साल गुजरे। मैं 2 साल से मैडम को फॉलो कर रही थी और देख रही थी इनका पेज वगैरह भी, लेकिन ये हिम्मत नहीं होती थी कुछ करें कराएं। दूसरा, पहले हस्बैंड ने कभी आज तक इतनी सपोर्ट भी नहीं की थी। सही। एक जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है, बहुत जरूरी है कि चलो तुम्हारा मसला है तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। सेकंड थिंग, जो एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जिस वक्त IVF या IUI के लिए एक औरत कभी कोई बात करती है तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है, सोसाइटी सबसे पहले कहती है पता नहीं IVF में तुम्हारा जरासीम है या नहीं है, इसका अंडा है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये इस्लामी तौर पे इसकी आप बहुत वजाहत करें अस्मत, क्योंकि ये मैं पेशेंट्स को बारहा क्लिनिक में बताती हूँ कि IVF इस्लामी तरीके से जायज़ इलाज होता है। जहाँ तक हस्बैंड के स्पर्म्स और औरत के एग्स के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करें उसकी इजाज़त इस्लाम हमें देता है और इस पे रिलीजियस स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं। जी हाँ जी। तो सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मतलब देखा जाए ये चीज़ बड़ी एक मिथ्स हैं कि पता नहीं क्या करते हैं, किसी का जरासीम डाल देंगे, आपको क्या पता होगा कि तुम्हारी जगह पे किसी का जरासीम डाल दें, इसकी जगह पे किसी और का अंडा डाल दें, उन्होंने तो अपना काम चलाना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह की चीज़ें थी। ये इसके बारे में सॉरी यशवंत, मैं आपको कट कर रही हूँ। ये जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारी क्लिनिक में तो ये डिस्कशन होती ही है, उसके बाद हम लोग लैब में इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। हर पेशेंट के स्पेसिमेन, हस्बैंड के स्पर्म्स और औरत के एग्स प्रॉपरली लेबल्ड होते हैं और उनको सेपरेट रखा जाता है। और मैं यहाँ तक भी क्लिनिक में पेशेंट को कहती हूँ कि आप कल को बच्चे का चाहें तो जेनेटिक टेस्ट करवा लें। अगर आपके जहन में कोई भी डाउट है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ताहयात हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने एक इलाज कराया है और हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि आपका एग और आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ ही आपका एम्ब्रियो बनेगा और वही एम्ब्रियो आपके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और कल को इंशाल्लाह आपको अल्लाह जिंदगी और सेहत वाली औलाद दे। उसके ऊपर आप चाहें तो जेनेटिक टेस्ट करवा लें जिससे कंफर्म हो जाता है कि यही इस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं।
तो इसलिए ये बात मैं पेशेंट को कहती हूँ कि ये हमारा जाहिर है हमारी एक जिम्मेदारी है जिसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर आप सेकंड मैरिज के ऊपर थे, फिर आपकी सेकंड मैरिज हुई और उसके बाद फिर एंडोमेट्रियोसिस ही आप सेकंड स्ट्रगल कर मैरिज रही के थी। पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है। सेकंड मैरिज के पीछे ये स्टोरी है। यहाँ लाहौर के बड़े वेल नोन जो है प्रोफेसर्स हैं जिनके पास मैं गई, क्योंकि जब उन्होंने बता दिया कि आपकी सेकंड टाइम लेप्रोटमी करनी पड़ेगी, कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ठीक है। सबने कहा था या तो मतलब आप अपने ऑर्गन्स के साथ हाथ धोएंगी, आप मतलब आपकी हम लोग ना तो अंडेदानी बच्चेदानी सब कुछ निकाल देंगे। ठीक है। तो या फिर ये होगा कि आपकी टेबल डेथ भी हो सकती है। इतना लंबा मतलब प्रोसीजर जा सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो है वो सिचुएशन बन चुकी थी। तो यहाँ के लाहौर के एक वेल नोन प्रोफेसर हैं, उन्होंने ना उनको पता था कि मेरी मतलब ऐसे सेपरेशन भी हो चुकी है। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि देखो बेटा मेरी बात सुनो, आप मेरी बेटियों की तरह हो, तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि मैं आपकी सर्जरी करने को तैयार हूँ। अगर आपका सब कुछ निकल गया, मैं उसे खोलूँ, मैं आपके एब्डोमेन को ओपन करता हूँ, आगे क्या पड़ा हुआ है मुझे नहीं इस चीज़ का पता, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार शादी कर लो और एक बार IVF ट्राई कर लो, तो वो जो एक रिग्रेट होता है इंसान को, वो जो आखिर उम्र में मारेगा, जब आप तन्हा होंगी, जब कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, वो रिग्रेट से बचने के लिए मैं कहूँगा एक बार ट्राई कर लो। आप एक IUI करवा लो, अगर IUI में हो जाए तो वेल, नहीं तो फिर एक IVF लाजमी करवा लो। मैंने कहा शादी कहाँ से आएगी? कहते कुछ भी करो, शादी करो, ठीक हो, कुछ भी करो, शादी करो बहरहाल। लेकिन ये कि मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो रिग्रेट, जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप अकेले होते हो, फिर एक जो इंसान को होता है ना कि काश मैं ये कर लेता, ये काश इंसान को वक्त से पहले मार देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस फिर ये कि कुछ ऐसा हुआ, खानदान वालों ने, मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी की, सेकंड मैरिज मेरी हुई। डॉक्टर सोफिया के पेज को मैं 2 साल से देख रही थी, लेकिन ये हिम्मत ही नहीं कभी हुई थी कि इतनी यंग बंदी मतलब इतना उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। जो सीधी साफ बात है, हम लोग एक्सपीरियंस को एज के साथ लेते हैं। सफेद बालों वाला डॉक्टर हो तो वो हम समझते हैं कि ये बड़ा बहुत पहुंचा हुआ है। तो मैं जितने भी लाहौर के, अब मैं उनके नाम कह लो, ऑस्ट्रेलियन है, जिनेवा वाले हैं, हमीद लतीफ़ है, हर जगह पे मैंने विजिट किया हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे आई, एक IUI ऑलरेडी मैंने करवा लिया था, वो मेरा फेल हो गया था। तो मैं जब यहाँ पे आई, आते ही तो मैंने एक चेकअप करवाया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, सॉरी, जिस वक्त ये मेरे मेंसेस स्टॉप कर देते थे ट्रीटमेंट के लिए, हार्मोनल थेरेपी वगैरह होती थी, उसकी वजह से मेंसेस स्टॉप हो जाने, हार्मोनल थेरेपी, मेरा वेट 60 से 95 kg पे चले गया, सारा चेहरा मिलाजमा के साथ भर गया। और मैं जो इतनी देर से इतनी कंटेजियस बीमारी के साथ लड़ रही थी, उस बीमारी को कोई नहीं देखता था, बल्कि सोसाइटी वाले कहते थे इसकी शक्ल पे लानत पड़ रही है। सही। मैंने, और उसके अलावा जाहिर है हर बंदा कहता होगा कि इसके औलाद नहीं है, तो नहीं को पता था, लेकिन लोग किसी को कुछ नहीं पता, बातें सुनने को मिलती होंगी। मैंने डॉक्टर सोफिया, मैंने वो सब कुछ सुना है, वो सब कुछ सहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी बीमारी को, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की लानत भी मैंने सुना हुआ है। सही। तो ये वीडियो में आने का मकसद भी यही है कि मैं शायद लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ। बिल्कुल ठीक। किसी भी बच्ची को इस अजियत से नहीं गुजरना चाहिए। अल्लाह कभी किसी की बेटी को इस अजियत से कभी भी ना गुजारे। बहरहाल भी मेरी शादी हुई, जब मैं ये अपने वेट के इशू और चेहरे के इशू की वजह से, मैं सर्विस हॉस्पिटल में डॉक्टर महमूदुल हसन है, तो वो मेडिसिन के भी हैं, साथ साथ एंडोक्रिनोलॉजी को भी देखते हैं। मैं उनको दिखाने के लिए वैसे ही चले गई। तो जब मैं गई और उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कहा कि मामला तो बहुत ख़राब हो चुका है। और आपका स्पेसिफिकली उन्होंने AMH टेस्ट कराया? उन्होंने फ़ौरन से कहा कि आप ये चंद टेस्ट करवा के लेके आए। मैं चंद टेस्ट करवा के जब लेके गई, तो मेरा AMH ना होने के बराबर 0.4 था, 0.4 मेरा रह चुका था, जो कि आप ये कहते हैं कि एक बांझ औरत का AMH होता है, जिसमें एग रिजर्वायर बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। उन्होंने मुझे बता दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे वहीं पे ये चीज बता दी कि आप मां नहीं बन सकती, इस बात को आप अपने जहन में बिठा ले। लेकिन ये कि मेरे क्लास फेलो हैं, आप जाकर उनसे मिले और जाकर उन्हें कहें कि आपको जितनी मैक्सिमम डोज हो सकती है दे के एक भी एग मिलता है तो आपको वो प्रिजर्व कर लिया जाए। देन फिर मैं आपके पास आ गई। देखें, ये बात भी बड़ी अहम है। मुख्तलिफ वीडियोस में हम लोग AMH के बारे में बात करती रही हूँ, और ये जो क्लोमोफिन और लेट्रोजोल के सॉल्ट्स का मिसयूज़ के बारे में बात करती रही हूँ। पेशेंट्स को इतनी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं कि उनके अंडेदानियों में अंडे बनाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, AMH का लेवल बहुत लो हो जाता है, और उस वक्त जो है वो काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि असमत का प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा है। मेरी असमत के लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह मियाँ, और मैं सब पेशेंट्स को, मेरे जो भी पेशेंट्स ये वीडियोस भी देखेंगे उनको पता होगा कि मैं ये जुमला अपने सब पेशेंट्स के लिए कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी और सेहत वाली औलाद दे, और जो है आपकी जो भी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं अल्लाह मियाँ आपके लिए बेहतर करे। और अब आप मुझे एंड पे ये बताएं असमत कि आप
आप जैसी जो और ख़वातीन माशरे में एंडोमेट्रियोसिस का शिकार होती हैं और जो इनफर्टिलिटी जो कि बेऔलादी का शिकार होती हैं, और आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरा फर्स्ट मैसेज जो है ना वो तो माँ के लिए सबसे पहले, क्योंकि माँ जो है वो अपनी बेटी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। जब बेटी कह रही है ना कि मेरे दर्द है, मुझे दर्द नॉर्मल से ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसको कभी भी ओवरलुक ना करें, उसको कभी भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि माँ ही सबसे पहले जो है वो अपनी बेटी की दोस्त होती है। उसको देखें, उसको समझें कि दर्द की वजह क्या है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का साइन ही एक है और वो है एक्यूट पेन। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द है कि जैसे हर माँ वो बच्ची जो है इस तरह की दर्द से गुजरे जैसे कि वो एक चाइल्ड बर्थ की पेन है, इतनी शदीद दर्द है। तो उस चीज़ को एक तो ओवरलुक ना करें। सेकंड थिंग, ये मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद आपको ये बात कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर डॉक्टर आपको कह दे कि IVF करवाना है या आपके केस में IVF ही फेवरेबल है, तो प्लीज़ अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपनी मनी वेस्ट ना करें, अपना बिल्कुल भी एफर्ट्स को वेस्ट ना करें। कोशिश करें जो डॉक्टर कहे तो उस तरफ को आप चल पड़ें। तीसरा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की है, वो घर वाले हैं, वो हस्बैंड है, वो भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस सपोर्ट को रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर को लेके चलें, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बेहतर कर देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो टाइम है। जितना हम हर गुजरते दिन के साथ अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इनफर्टिलिटी के नज़दीक होते चले जाते हैं। एंड पे मैं बस यही बात कहना चाहूँगी कि ये जो बात असमत थी कि सपोर्ट की, ये बहुत अहम है। हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में औरत अकेली होती है, आधी से ज़्यादा, बल्कि सारी की सारी सपोर्ट असमत हस्बैंड पे ही डिपेंड करती है। हस्बैंड कोऑपरेट करेंगे तो ट्रीटमेंट होगा। और उसके अलावा इर्द गिर्द वाले लोग, आप, मेरी जनरली लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो ख़वातीन ऑलरेडी इस मसले का शिकार हैं उनको आप इधर उधर की बातें करके मज़ीद परेशान ना करें। और अगर आप उनका मसला समझ सकते हैं तो उनका दुख बांट लें, और अगर नहीं समझ सकते तो एटलीस्ट ऐसी बात ना करें कि जिसकी वजह से वो मज़ीद दुखी हों, मज़ीद परेशान हों। एक चीज़ और, हाँ जी, आप कहें असमत, आप जो भी कहना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मिथ्स थे लोगों के, कुछ लोगों ने मुझे बड़ी बातें की हैं। अभी अच्छा। सोफिया मेरा IVF हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि पता नहीं ये इसका है कि नहीं है, हाँ। एग इसका है या नहीं है। हाँ। मेरे हस्बैंड को भी सेकंड मैरिज होने की वजह से बड़े ताने वगैरह सुनने को मिले कि तेरा जरासीम है भी या नहीं है, तेरा स्पर्म यूज हुआ है या नहीं हुआ, अब इसको पता नहीं है। वो एक जो हमारी एक पंजाबी लैंग्वेज में हलाल हराम का है कि हलाल का है, ये सारी चीज़ें भी कही गई हैं। तो इतना तो कोई भी गया गुजरा नहीं है। अगर हर जगह पे जो जिन सेंटर्स में ये सब किया जा रहा था उनका भी एक नाम होता है। और सबसे बड़ी बात, एक औरत जो है वो खुद कैसे किसी का जो है वो एग या कोई स्पर्म ले सकती है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एथिकली भी और फिजिकली भी। अपनी जो चीज़ है वो अपनी ही है, और अपनी चीज़ को अपने जिस्म के हिस्से को अपने जिस्म में रखने का अपना ही एक सुकून है। तो खुदा के लिए मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस तरह की चीज़ें जब आप जानते नहीं हैं तो इस तरह ज़हनी टॉर्चर भी कभी किसी को ना करें। और मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ असमत, सॉरी, मैं बिल्कुल यार मेरी बहुत ज़्यादा जो है बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे पास आई और आपने अपना ये जर्नी हमारे साथ डिस्कस किया, और आपने अपनी तकलीफ डिस्कस की जो कि आपको नहीं पता। आप जैसे कितने पेशेंट्स होंगे जो कि हमसे बात नहीं कर पाते हैं, और आप जैसे कितने पेशेंट्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे और उनको आप, तो ये एक सदका जारिया है और इसका आपको सवाब मिलेगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक और भी इस बारे में हम बात करें ना, तो एक और बात भी मैं कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट बहुत सारे हमारे पास आते हैं जिसमें हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं होते और फीमेल के एग नहीं होते, वो हमें अपने मुंह से कहते हैं कि आप डोनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरा उनके लिए ख़ास, मैं उनको क्लियरली हम बताते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और हम लोग जो है आप किसी नॉन इस्लामिक कंट्रीज ओवरसीज से जाके ये इलाज करा सकते हैं, लेकिन हम अपने सेंटर में डोनर एग और डोनर स्पर्म का इस्तेमाल नहीं करते। और बहुत सारे पेशेंट मेरी वीडियोस देख के इस काम के लिए भी मेरे पास आते हैं, तो बल्कि अच्छे इस माने उनको ये भी पता चल जाएगा कि ये काम इधर नहीं होता और ये काम दूसरे बैरूनी ममालिक में होता है, और वहाँ पे आप करवा सकते हैं जो कि नॉन इस्लामिक कल्चर और सोसाइटीज़ हैं। हमारे यहाँ ये काम हम लोग अपने सेंटर में तो हम लोग ये काम बिल्कुल नहीं करते। डॉक्टर सोफिया, मैं एक एजुकेटेड लेडी थी, एक मेडिकल प्रोफेशनल थी, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। हाँ। तो आप सोचेंगे घर में रहने वाली जो फीमेल जो हाउसवाइफ है, जो कि इतनी चले पढ़ी लिखी हो भी ना, उनके साथ क्या होता, क्या कुछ लोग। तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी सर्विस है जो कि आपने हमारे साथ ये थोड़ी डिस्कशन की, और मेरे लिए आपके लिए मेरी बहुत गुड विशेस हैं और आपके लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और इंशाल्लाह हमारा एक बॉन्ड है जो कि बन जाता है। बहुत सारे मेरे IVF के पेशेंट्स के साथ जिनके बच्चे होते हैं
और इंशाल्लाह जो है अल्लाह मियां आपके लिए बहुत बेहतर करे इंशाल्लाह। और बस जैसे कि अब हमारे इस सेशन का इख्तिताम है, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, आप वो लिखें। हम कोशिश करेंगे आपकी कोई भी क्वेरीज हैं एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड तो हम उनके बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे लिए भी पैदा हो जाती है और जाहिर है पेशेंट के लिए तो पैदा हो ही जाती है। खैर एनीवेज, उसके बाद असमत फिर हमारे पास अब आई, और उसके बाद आपका IVF का, हमने IVF के बारे में कुछ डिस्कशन की, और आपको जो कि एक दो डॉक्टर्स ने भी बताया हुआ था, और आप चूँकि स्टाफ नर्स थी, अपनी सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती थी, आपने हमारे साथ IVF करवाने का फैसला किया। जी। IVF के जर्नी के बारे में आप बात करते हैं कि उसके दौरान अब आपको क्या मुश्किलात हुई, क्योंकि अभी जर्नी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने IVF स्टार्ट किया है। वो भी एक ऐसा प्रोसीजर जो क्लिनिक में मैं पेशेंट को क्लियरली बता देती हूँ। आपको भी मैंने यही कोई बहुत ज्यादा सुनहरे बाग नहीं दिखाए होंगे, ये बताया होगा कि ये भी हो सकता है कि कामयाब हो, और ये भी हो सकता है कि सारे पैसे जाया हो जाए। ऐसा ही फिर अब वहां से कहानी स्टार्ट करते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर ये कि मेरा IVF स्टार्ट हुआ, जो इंटरनेशनली जो एक मैक्सिमम डोज बनती थी वो डोज मुझे दी गई। उस डोज पे मुझे मेरे जो है वो 6 फॉलिकल्स जो है वो निकले थे। ठीक है। 6 फॉलिकल्स में से मेरे 5 एग्स निकले, और 5 में से 3 जो है वो जब इंजेक्ट हुए तो 3 एम्ब्रियोज जो है वो डे 5 तक आई थी, डे 5 तक लेके जाते हैं आप लोग, तो वो लेके गए। अब उसमें से जो है वो 2 जो उन्होंने मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफर किए, तो उनमें से एक जो है वो चल रहा है, तो एक फ्रोजन अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। लेकिन है कि ये IVF कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। बॉडी पे बहुत सफरिंग है, उससे ज्यादा कहीं शायद मेंटल सफरिंग है यहाँ पे। मुझे भी यही लगता है कि साइकोलॉजिकल सफरिंग ज्यादा है, वरना बड़े ऑपरेशनों में तकलीफ होती है, IVF में वो तकलीफ तो नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो ऑलरेडी खवातीन गुजर रही होती है, हर माशरे में हर बंदे को जवाब दे रही होती हैं, और अब पैसे भी खर्च करके महंगा इलाज करा रही होती हैं, और अब ये सोच में होती है कि अब मेरा पता नहीं क्या बनेगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मतलब मुझे खुशखबरी दी जी। अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, बस इंतजार में हूँ जी।